डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 में आपका पुनः एक बार स्वागत है। तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है इस तरह का f(x) इक्वल टू 4। यह कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली शो करना चाहें तो ऐसा हो, ये ओरिजिन है और f(x) इक्वल टू 4 ये लाइन, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और सपोज कीजिए कि इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं बिटवीन द लिमिट 0 to 2 f(x). तो यहाँ पर क्या करें, x का 0 है, x का लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट जैसे मान लो कि यही 2 है। x इक्वल टू 2। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यह जो एरिया है और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है दोनों एक समान है कि यानी कि इक्वल है कि नहीं है। तो देखें, अगर इसको हम इस तरह से देखें, f(x) को रिप्लेस कर देंगे 4 से, क्योंकि f(x) कांस्टेंट है 0 to 4। अब इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि 4 कांस्टेंट होने के चलते ये बाहर चलाता है। जीरो टू और ये हो गया 4x 0 to यानी कि 4 2 minus 0 इक्वल टू 4 into 2 इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। तो इंटीग्रेशन के माध्यम से, इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल पर इसका एरिया जो हुआ a b c o a b c, ये क्या है? इसका एरिया अभी हम नहीं कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि यह एरिया रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के माध्यम से जो हम मैंने हाई स्कूल में पढ़े हैं वह बाय दी यूक्लिडियन ज्योमेट्री एरिया ओ ए बी सी, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी है? 2 है। चौड़ाई कितनी है? 4 है। ये 4 है, 2 ने 4, ये है 8 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ हम इंटीग्रेशन के जरिए भी यह जो इंटीग्रल का जो वैल्यू है वह 8 स्क्वायर यूनिट ही आया है। तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यह जो इंटीग्रल है इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का अच्छा, इंटीग्रेशन का डिफिनीशन जो है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, वह भी प्रमाणित हो जाता है। कैसे? क्योंकि यह एरिया बना कैसे है? एरिया ही बना है मैंने पतले पतले स्ट्रिप से बना है इस तरह से, और ये एरिया सारे स्ट्रिप्स का सम है। ये एरिया कैसे? यह छोटे छोटे जो यूनिट हैं उसका यह सम है। इंटीग्रेट करने का मतलब भी होता है उसको इकट्ठा करना। तो यह जो इंटीग्रल है इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं।
एक अनदर दूसरा फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन आप ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो ऐसा है, यही है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये। यहाँ पर इस लाइन का स्लोप कितना है 1 है, क्योंकि इसको हम मान लें कि 45 डिग्री है। अब इसको हम चाहें तो ये है, मान लो कि ये ओरिजिन है, ये सपोज कीजिए कि 3 है, ठीक। तो अगर जो ये 3 है तो यह बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होगा तो क्या होगा 3 वाई, क्योंकि इफेक्ट वाई और एक्स बराबर है, ये 3 हो जाएगा। अब यूक्लिड ज्योमेट्री के माध्यम से इसका एरिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, यूक्लिड ज्योमेट्री के माध्यम से इसका एरिया कितना होगा, फ्रॉम यूक्लिड ज्योमेट्री क्या एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल ओ बी, और इसका नाम कुछ दे, यहाँ दे दें ए दे दें और यहाँ दे दें बी, ओ ए हाफ गुने बेस और गुने हाइट। बेस कितना है, ये 3 यूनिट है, हाइट कितना है 3 यूनिट है, ये हो जाएगा 3 9/2 स्क्वायर यूनिट। स्कूल ज्योमेट्री क्या कहता है कि इसका जो एरिया होगा और 9/2 स्क्वायर यूनिट होगा। अभी हम देखेंगे कि क्या जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है क्या वो भी देता है, इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो देखेंगे यहाँ लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपर लिमिट क्या है एक्स का 3 है, फंक्शन क्या है एक्स है और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x² होगा, और हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं। अब देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट होकर बाहर आ गया तो 3 का स्क्वायर घटाओ 0 का स्क्वायर बराबर 9/2। हमने क्या देखा कि यहाँ भी 9/2 है, यहाँ भी 9/2 है, यानी कि यह इंटीग्रल इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस एरिया का वैल्यू कितना होगा x dx इन 0 to। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि इंटीग्रल जो कि प्लेन ज्योमेट्री में एक एरिया को देता है, सॉलिड ज्योमेट्री में वॉल्यूम को देगा। अगर जो आप फंक्शन को अगर जो वेलोसिटी मान लें टाइम का तो वहाँ पर क्या देगा इंटीग्रल डिस्प्लेसमेंट को देगा। तो इस तरह से यही आपके ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह से निकलता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को प्राप्त करने में हम लगाते हैं। अब आइए इसके जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा उसमें इसके कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है, तो हम प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे 1 by 1। properties of definite integration। पहला प्रॉपर्टी है पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि फंक्शन जो यहाँ फंक्शन है वो यहाँ भी फंक्शन वही है, यहाँ जो लिमिट है वो यहाँ भी लिमिट है, ये है जो वह है। यह केवल इसको कहते हैं इंटीग्रेशन वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन वेरिएबल के बदल जाने से डेफिनेट इंटीग्रेशन के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल
does not change by changing इंटीग्रेशन वेरिएबल। इसको वास्तव में हम लोग x को डमी वेरिएबल कहते हैं। x इज कॉल्ड डमी वेरिएबल। तो क्या कहते हैं, x इज कॉल्ड डमी का मतलब होता है नकली। जैसे दुकानों में जो मनुष्यों के आकार का पुतला जो लगाया जाता है उसको हम लोग डमी कहते हैं। तो मनुष्य तो वो नहीं है, मतलब वो केवल आदमी का शेप जैसा है, तो वो डमी कहलाता है। इसलिए एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या है, डमी है, रियल नहीं है, डमी है। मैंने इसको हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, z से रिप्लेस कर सकते हैं, t से रिप्लेस करते हैं, कोई भी मैंने वेरिएबल कोई भी सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। केवल हमको ये लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए, लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए, और फंक्शन का जो नेचर है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ फंक्शन है एक्स स्क्वायर और लिमिट मान लो कि 0 to 4 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 0 to 4, यानी कि 1/3 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 4 से 16 को 64/3। अब इसी को x को बदल कर t कर दिया जाए और लिमिट वही रहे। ध्यान दीजिए यहाँ फंक्शन भी वही है, केवल वेरिएबल बदल देने से फंक्शन नहीं बदलता है, फंक्शन भी वही है। तो इसका भी मान वही आएगा, 64/3 ही आएगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटीग्रेशन वेरिएबल प्रोवाइडेड द लिमिट डज नॉट चेंज। प्रॉपर्टी नंबर 1 था ये। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि अगर जो a to b है fx dx है और हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें, यानी कि इसको यहाँ ला दें उसको वहाँ ला दें, तो इन दोनों में संबंध ये होगा कि इसका साइन बदल जाएगा। ये अगर इसका वैल्यू मान लो कि 10 है तो कितना हो जाएगा, मान लो कि 10 है, इसका वैल्यू जैसे कि मान लीजिए माइनस साइन के साथ हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसमें मैंने इसको लिमिट के एक्सचेंज करने से साइन बदल जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है, a to b fx dx। अभी जो होगा मान लो कि fx का सपोज इफ fx मान लो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल fx है, ये कितना हो जाएगा, a to b बराबर fb माइनस। इसमें और इसमें आप समझ जाते ही हैं ये क्या है, fx जो है ये इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल, मैंने इस समझे कि एंटी डेरिवेटिव है। इंडेफिनिट में थोड़ा सी वगैरह भी जोड़ते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं कि दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। ये हो गया। अब देखिए अब इसको प्राप्त करना है, इसी को और आगे बढ़ाइए, तो ऐसे लिखे माइनस और कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस एफ एक्स और ई अपर लिमिट हो गया, और ये आई इसको यूँ कहें, आई हो गया आपको बी, आई हो गया ए एफ एक्स, यानी कि इसको लेके चले तो ये आ गया, हो गया। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर जो
यहाँ मान लो कि ए है, यहाँ बी है, और इसके बीच में कहीं पर सी है, तो कितना होगा ए टू बी यानी सी इज ए पॉइंट बिटवीन बी एंड ए, तो एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होगा ए टू सी डी एक्स, और यहाँ से यहाँ किए, और फिर सी टू बी। इनफैक्ट इसमें कई पॉइंट के बीच ए और बी के बीच में कितना फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखेंगे। सपोज कि C1 C2 C3 C4 CN टाइप का रखिए, तो सब मैंने A टू C1 C1 टू C2 C2 टू C3 इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि ऐसा 0 A f x dx ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका काफी सारे एप्लीकेशंस है। यानी कि ये है मैंने x को रिप्लेस कर दें अपर लिमिट माइनस एक्स, तो दोनों आपस में बराबर होता है। इनफैक्ट ये थोड़ा जनरल टाइप का ऐसा है कि a टू b हो एफ एक्स डी एक्स हो तो वो होता है a प्लस बी माइनस एक्स, लेकिन उसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म है कि अगर a को 0 कर दें इसको a कर दें तो ऐसा हो जाएगा। यानी उसकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक नहीं है, इसी पर हम लोग केंद्रित रखने को। अब देखिए हम दिखाएंगे कि e जो है तो इसके बराबर है। कैसे? या इसको लेकर के इसको साबित किया जा सकता है, या इसको लेकर के इसको साबित किया जा सकता है। हम लोग सुविधा के लिए RHS को ले लें, तो RHS क्या कहता है? RHS कहता है 0 टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या करते हैं कि ए माइनस एक्स को टी से रिप्लेस करते हैं, टी जेड इत्यादि कोई वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। अब पुट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक नया वेरिएबल टी आ गया, तो इसमें बहुत जगह पर परिवर्तन होगा। कहाँ परिवर्तन होगा? एक तो कि dx के जगह पर परिवर्तन होगा, यहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ परिवर्तन होगा, और a माइनस एक्स जो होगा सो t होगा। समझे? तो सबसे पहले हम लोग इसको हटाने का प्रयास करें, तो ये कैसे होता है? अब a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है, तो उसमें कोई चेंज होता नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है। और x का डिफरेंशियल मीन्स स्मॉल इंक्रीमेंट, तो x के स्मॉल इंक्रीमेंट को हम लोग डिफरेंशियल नोटेशन में dx कहते हैं, और t के स्मॉल इंक्रीमेंट को हम डिफरेंशियल नोटेशन में dt कहते हैं। यानी कि dx बराबर कितना हो गया? माइनस dt हो गया। ऐसे तो हम लोग dx को रिप्लेस कर देंगे यहाँ माइनस dt से। अब जो है लोअर लिमिट चेंज करने के लिए सीखिए कि कैसे लिमिट चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोअर लिमिट चेंज कर रहे हैं। अब देखिए लोअर लिमिट इसमें x का क्या है? 0 है, यहाँ x बराबर 0, यही लोअर लिमिट। तो हम लोग t का लोअर लिमिट खोजेंगे। सो कैसे खोजेंगे? तो यहाँ पर क्या है? t बराबर है ये माइनस एक्स। तो लोअर लिमिट ऑफ t कैसे प्राप्त होगा? लोअर लिमिट ऑफ t इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू 0। देखिए लोअर लिमिट ऑफ t इज obtained by replacing x is equal to 0। कहाँ? t में, in t is equal to a minus x। अब इसमें 0 पुट कीजिएगा तो क्या होगा? t बराबर a माइनस 0, यानी कि t बराबर हो गया। इसी तरीके से हम लोग अपर लिमिट चेंज करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है? पुराना
x इज इक्वल टू ए है। तो अपर लिमिट ऑफ t कितना होगा, t क्या डिफाइन हो रहा है, a माइनस एक्स से। तो हम लोग क्या करेंगे कि x को रिप्लेस कर देंगे x इज इक्वल टू a से। तो ये हो जाएगा a माइनस ए बराबर 0, यानी कि t का जो ये जो हुआ सो अपर, ये आपका अपर लिमिट हो गया, ये आपका नया लोअर लिमिट हो गया, ये न्यू लोअर लिमिट है। आई हो गया न्यू अपर लिमिट। अब हम पुनः जो है सो आ जाएंगे क्वेश्चन पर जो हम चल रहे थे, इसको मिटाते हैं। अब हमको क्या करना था, हमको ये कैलकुलेट करना था 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, इसी को कैलकुलेट कर रहे थे। ये कितना होगा, 0 विल बी रिप्लेस बाई a will be replaced by 0, f minus x will be replaced by t and dx will be replaced by minus dt। समझे। अब जो है सो कि इस माइनस को हम लोग यहाँ रख दें, लिख सकते हैं ऐसा माइनस, यानी माइनस here will be a 0 ft dt। अब नाउ हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये माइनस साइन बदल जाएगा, ठीक है, बराबर 0 to a ft dt। ये कहाँ से हो गया, ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 2 की सहायता से। प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टेट करता है कि अगर लिमिट को एक्सचेंज कीजिएगा तो साइन बदल जाएगा। ये यूजिंग प्रॉपर्टी 2। अब जो है अच्छा अब जो है इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि लिमिट को नहीं बदल रहे हो, फंक्शन को नहीं बदल रहे हो, तो t को हम कोई दूसरे वेरिएबल से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। t को y से चेंज कर सकते हैं, z से कर सकते हैं। सुविधा के लिए हम x ही इसका नाम दे दें। ये हो गया 0 to a f x dx।